बारिश में महल जैसे ससुराल में गरीब बहू का टूटी छत का कमरा। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इतनी बारिश में भीग कर भी लोगों की उतरी चप्पलों को साफ करके पुण्य कमा रही है। भगवान इसको अच्छी जिंदगी दे। इसी तरह एक दिन महलों का राजा विजय मंदिर में दर्शन करने आता है। मंदिर में बहुत भीड़ होती है और अचानक तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण विजय का पैर फिसलता है और वह नदी में गिर जाता है। बचाइए, बचाइए मुझे, मुझे इस नदी से बाहर निकालिए। अरे कोई है, मेरी मदद कीजिए, मैं डूबता जा रहा हूँ। विजय को पानी में डूबता देख राधिका बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाती है और विजय को नदी से बाहर निकालती है। अरे अरे शुक्र है इस गरीब राधिका का, जिसने अपनी जान की चिंता न करते हुए आपको इस गहरी नदी से बाहर निकाला। शुक्रिया राधिका जी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, किसी की मदद करना एहसान नहीं कर्तव्य होता है। अब विजय अपने घर पहुंचता है और सारी बातें अपनी माँ से कहता है। चलो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए। अब घर में भी सारा दिन विजय के दिमाग में सिर्फ राधिका ही घूमती जा रही थी। क्या हुआ भैया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, नहीं तो कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ। अब इस दिन की बात से विजय रोज रोज मंदिर जाने लगता है और धीरे धीरे राधिका और विजय एक दूसरे को पसंद करने लगते। तभी एक दिन तेज बारिश में मंदिर में। राधिका, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति बढ़ता ही जा रहा है और अब मैं तुमसे 1 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या तुम मुझसे शादी करके जीवन भर मेरे साथ रहना चाहोगी? मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप इस हद तक मुझसे प्यार करते हैं, पर सच कहूँ तो मैं आपके महल की बहू नहीं बन पाऊंगी। आप एक महलों की राजा हैं और मैं एक कुटिया की गरीब लड़की। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता राधिका, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अब विजय राधिका से उसी मंदिर में शादी करके राधिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने महलों के घर में ले जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। विजय, तुम इतने बड़े महल में रहते हो, मुझे तो तुम्हारे महल में घुसने में भी डर लग रहा है और ये यहाँ खड़े सिपाही मुझे महल के अंदर जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार भी करेंगी इतने बड़े महल में? अरे अब तुम इस घर की बहू हो, आओ मेरे साथ अंदर आओ। वैसे भी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। विजय राधिका को लेकर महल के अंदर आता है। हेलो, कौन हो तुम? अरे बेटा, कौन है ये लड़की जिसके कपड़ों में इतने पैचेस लगे हुए हैं? इस तरह के कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। रुकिए माँ, ऐसा मत कहिए, मैंने इसके साथ लव मैरिज की है। क्या भैया, आपको शादी करने के लिए 3rd क्लास लड़की ही पसंद आई? क्या तूने इस गरीब लड़की से शादी की है? अरे इसकी औकात भी है इस महल की बहू बनने की। रुकिए माँ, ऐसे मत बोलिए। ये वही लड़की है जिसने अपनी जान पर खेलकर उस नदी में डूबकर मेरी जान बचाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर माँ आप राधिका को स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ठहरो। अगर मेरे बेटे ने इसे पसंद किया है तो यही इस महल की बहू बनेगी। सुषमा तिलमिलाती हुई अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। राधिका महल के अंदर घुसती है। हे भगवान, ये कितना आलीशान महल है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझ जैसी कुटिया में रहने वाली लड़की इस आलीशान महल की बहू बन चुकी है। राधिका विजय के साथ अपने कमरे में आती है। विजय जी, आपका कमरा तो बहुत खूबसूरत है। इतना बड़े कमरे में तो मैं आज से पहले कभी नहीं आई। आपका नहीं राधिका, हमारा। आज से ये आलीशान कमरा हम दोनों का है। विजय जी। दूसरी तरफ सुषमा और दिशा। माँ, इस गरीब लड़की को हम अपने महलों में नहीं टिकने दे सकते। तू चिंता क्यों करती है? मैंने सोच लिया कि मुझे इस गरीब को कैसे महल से बाहर निकालना है। अगले दिन राधिका नहा धोकर अपने आलीशान रसोई में आती है। अरे, आप लोगों ने सारा खाना बना दिया, पर खाना तो आज मुझे बनाना था क्योंकि मेरी आज पहली रसोई थी। अरे मालकिन, आप महारानी हैं, आप ये सब नहीं कर सकती। चलिए अब हम डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। बेटा, तुझसे कहना था कि गांव की जमीन दूसरी जात के लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि 1 महीने के लिए तू गांव चला जाए और उन जमीनों को बेचकर पैसे ले आए। अरे पर ये सब कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा। विजय के जाते ही सुषमा और निधि राधिका के कमरे में आकर, चल खड़ी हो और अपनी पोटरी बांध, आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर क्यों माँ जी? चल हम बताते हैं। सुषमा अब बड़ी बेरहमी से अपनी बहू का हाथ मरोड़ते हुए उसे महल से बाहर लेकर आती है, जहाँ तेज तेज बारिश हो रही होती है।
सुषमा अपनी बहू को महल के दूसरी ओर बने एक छोटे से कुटिया में लेकर आती है, जिसकी टूटी छत से बारिश का पानी टपक रहा होता है। आज से तू यहाँ इस एक कमरे के टूटी छत में रहेगी। तुझे क्या लगा था मेरे बेटे से शादी करके तू महल की महारानी बन जाएगी? माँ जी ऐसा मत कीजिए, देखिए मॉनसून शुरू हो चुका है और इस एक कमरे की छत भी टूटी हुई है, बारिश का पानी भी कमरे में टपक रहा है। तुम जैसी गरीब के लिए यही कमरा ठीक है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो राधिका आसपास से पतली पतली लकड़ियों को उठाकर झाड़ू बनाती है और कमरे में भरे सभी पानी को झाड़ू से झाड़कर बाहर निकालती है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है, पर इस कमरे में ना तो चूल्हा ना तो बर्तन। मुझे मिट्टी लाकर चूल्हे और बर्तन बनाने होंगे। अब राधिका बाहर से मिट्टी लाकर चूल्हे और बर्तन तैयार करती है और किराने की दुकान से खाने के सस्ते सामान लाकर चूल्हे पर बनाने लगती है कि तभी अचानक तेज तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है और एक कमरे का टूटे छत से पानी टपकने लगता है। ये भगवान, ये बारिश क्यों शुरू हो गई? मेरा चूल्हा भी बुझ गया और चूल्हे पर चढ़ा मेरा खाना भी इस बारिश में खराब हो गया, छत भी टपक रही है। अब राधिका बारिश रुकने पर कमरे में भरे पानी को बाल्टी से भर भर के बाहर फेंकती है। इसके बाद राधिका भूखे पेट ही जमीन पर अपना बिस्तर करके सो जाती है। अगले दिन सुबह राधिका अपने कपड़े लेकर पड़ोस के घर जाती है। सुनिए, क्या मैं आपके घर पर नहा सकती हूँ? मेरे छोटे से एक कमरे में नहाने की जगह नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नहा लो। राधिका के नहा के जाने के बाद वहाँ, अरे बिमला, तू जानती है महल जैसे ससुराल में उस गरीब बहू की सास ने उसे टूटी छत का एक कमरा दे रखा है। बेचारी की जिंदगी खराब है इस महल में आकर। अब राधिका नहा कर आके कमरे में ही अपने गीले कपड़ों को पसार देती है कि तभी जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं और तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। माँ जी, उस एक कमरे के टूटी छत से बारिश का पानी तेजी से आ रहा है। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई तिरपाल है तो मुझे दे दीजिए। तुझे गरीब की हिम्मत कैसे हुई इस महल में घुसने की? चली जा यहाँ से। आखिर क्यों इस गरीब पर इतना जुल्म ढा रही हो सुषमा? ये ठीक नहीं है। चुप कीजिए आप। राधिका चुपचाप वहां से चली आती है और आसपास के लोगों से तिरपाल मांगकर टूटे छत के ऊपर फैला देती है। अब ठीक है, अब इस एक कमरे की टूटी छत से बारिश का पानी नहीं आएगा। अब राधिका निश्चिंत होकर जमीन पर सो जाती है कि तभी अचानक रात में तेज तेज बारिश होनी शुरू होती है। राधिका का लगाया तिरपाल भी तूफान में उड़ जाता है। राधिका को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। राधिका एक कोने में सिकुड़कर ठंड से कांप रही होती है और बारिश में भीग रही होती है। हे भगवान, ये मुसीबतों का सारा पहाड़ तुझे मुझ गरीब पर ही तोड़ना था। तभी उस रात बारिश में भीगता हुआ विजय गांव से घर लौटता है, जहां पड़ोस की औरतें विजय से कहती हैं, अरे आ गया तू, जा जाकर पहले अपनी पत्नी की दशा देख, तेरे पीठ पीछे उसके साथ क्या क्या हुआ है। क्या हुआ मेरी राधिका के साथ? कहाँ है वो? अब विजय सरला के कहने पर कुटिया के पास आता है, जहां राधिका बारिश में बेहोश पड़ी हुई होती है। विजय राधिका को जोरों से हिलाता है। राधिका होश में आती है और विजय को देखकर तेज तेज रोने लगती है और उसे अपने दिल का सारा हाल कह देती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी खुद की माँ बहन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, पर बस अब और नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहां मैं एक सेकंड नहीं रुक सकता। चलो यहाँ से। विजय राधिका को लेकर वहां से चला जाता है और एक छोटे से घर में उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन दयालाल कहता है, अरे सुषमा, तुम्हारा दिल है या पत्थर? पहले तुमने उस गरीब लड़की पर इतना अत्याचार किया और अब अपने बेटे पर कर रही हो। बेचारा इतना आलीशान महल होने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, और तुम ये महल, ये पैसा, ये पूंजी किसके लिए जोड़ रही हो, जब इससे भोगने वाला ही कोई नहीं है। दयालाल की बात सुनकर सुषमा को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसी पल अपने बेटे बहू की कुटिया में पहुंचती है, जहां राधिका अपने हाथों से विजय को खाना खिला रही होती है। माँ जी, आप आइए ना, बैठिए। रुको राधिका, अब ये यहाँ क्या लेने आई हैं? पहले पूछने दो। कुछ लेने नहीं आई हूँ बेटा, बस अपने ये दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगने आई हूँ। चलो अब तुम दोनों घर लौट आओ। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं समझ चुकी हूँ कि तू ही मेरे घर की लक्ष्मी है और तू ही मेरे बेटे को उसकी माँ की तरह प्यार से रख सकती है। अब सुषमा अपनी बहू को महल के अंदर लाती है, जिसके बाद राधिका अपने महलों की ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। सास ससुर की सालगिरह पर देवरानी जेठानी का पहनावा। बेटा प्रिंस, तेरी मौसी ने एक लड़की का रिश्ता बताया तेरे लिए। लड़की एक बहुत ही रईस परिवार से है। माँ, रईस कितनी भी हो, मुझे तो बस ये जानना है कि लड़की बड़ी भाभी की तरह पूरे मान मर्यादा के साथ इस घर को संभाल तो लेगी ना? अरे सही कहा बेटा, मेरा भी यही सवाल था कि वो घर तो संभाल लेगी ना।
अरे आप लोग भी किस सोच में पड़ गए। अगर मौसी जी रिश्ता बता रही हैं तो लड़की अच्छी होगी, और रही बात मेरी, तो मैं तो वैसे भी थोड़ी ना समझूं, थोड़ी समझदार लड़की आएगी तो मुझे ही उससे कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बहू ठीक कह रही है। अब कावेरी अपनी बड़ी बहू के साथ सृष्टि के घर उसे देखने जाती है, जहाँ सृष्टि ने एक छोटी सी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है। हाँ ये कावेरी जी, आपका ही इंतजार कर रही थी। कावेरी अपनी बड़ी बहू के साथ सोफे पर बैठती है। सृष्टि अपनी होने वाली सास को चाय देती है। हे भगवान, ये मेरी होने वाली बहू का पहनावा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, ऊपर से नीचे तक सारा शरीर दिख रहा है। वहीं सृष्टि अपनी जेठानी को साड़ी में देखकर, ओह गॉड, ये मेरी होने वाली जेठानी ने इतनी गर्मी में इतनी भारी साड़ी क्यों पहन रखी है, ऊपर से सर पर पल्लू भी कर रखा है। आज के टाइम पर कौन करता है इतना। तभी कावेरी कहती है, सृष्टि मेरी होने वाली बहू, तुम क्या हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? हाँ माँ जी, मुझे ऐसे कपड़े पहनना ही पसंद है, साड़ी वगैरह मैं संभाल नहीं पाती हूँ। चुप कर दो, यह तो कुछ भी बोलती है कावेरी जी। अभी बस इसने पहन रखा है ये सब, पर शादी के बाद ये साड़ी ही पहनेगी। हाँ हाँ बस फिर ठीक है। अब कावेरी पूरी विधि विधान के साथ प्रेम की शादी सृष्टि से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। वाह भाभी, आपका ये लहंगा तो काफी स्टाइलिश है। हाँ ये मैंने खुद डिजाइन करवाया था मल्होत्रा स्टूडियो में जाकर, जानती हो ना, काफी जाना माना स्टूडियो है। हाँ हाँ सुना तो है मैंने भी, पर कभी गई नहीं। अच्छा देवरानी जी जाइए, अब आप आराम कर लीजिए। अब अगले दिन सुबह सृष्टि स्टाइलिश वन पीस में अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती। सभी लोग खाने से ज्यादा सृष्टि के कपड़े को घूरते हुए कहते हैं, अरे सृष्टि ये क्या पहना हुआ है तुमने? हाँ भाभी वैसे आपका ड्रेस काफी छोटी है। देखो मैं तो यहाँ खाना ही नहीं खा पाऊंगा, मेरा खाना बड़ी बहू तुम कमरे में ही भिजवा देना। अरे आप लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं मेरा पहनावा देखकर? अरे इतना भी बुरा नहीं है, आजकल यही सब पहना जाता है। बहू पहना जाता होगा, पर मैंने तो कहा था ना कि घर में साड़ी ही पहननी है, पर फिर भी तूने अपने मन की ही की। अब सेजल अपने ससुर का खाना सर पर हल्का घूंघट करके उनके कमरे में देने जाती है। लीजिए पापा जी, खाना खा लीजिए। ठीक है बहू, रख दे, मैं खा लेता हूँ। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन श्यामलाल और कावेरी अपने कमरे में बैठकर आपस में बातें करते हुए, सुनिए जी 3 दिन बाद हम दोनों की 40वीं सालगिरह है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, और याद भी कैसे रहेगा, आज तक कभी मनाया ही नहीं सालगिरह। तभी कमरे में चाय लेकर आती देवरानी जेठानी ये सब सुनकर, कभी नहीं मनाया तो क्या हुआ पापा जी, अब मना लेते हैं ना आपकी 40वीं सालगिरह। नहीं नहीं बहू, कैसी बात कर रही हो, लोग बात क्या कहेंगे, बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। ऐसा नहीं है पापा जी, आजकल तो सभी लोग अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ माँ जी, देवरानी जी सही कहती हैं, आपको अपनी सालगिरह मनानी चाहिए। तभी घर के बाकी सदस्य भी कमरे के अंदर आते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम दोनों मिलकर अब माँ पापा की 40वें सालगिरह की तैयारी करो। हाँ, और सृष्टि कपड़ों की सारी शॉपिंग का तुम देख लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बड़ी भाभी आप घर संभाल लेना। ठीक है देवर जी। क्या कपड़ों की शॉपिंग के सारे पैसे मुझे मिलेंगे? अब देखना मम्मी पापा की सालगिरह में सबसे अच्छा पहनावा तो सिर्फ मेरा ही होगा। अब अगले दिन सृष्टि, अच्छा जेठानी जी, मैं माँ जी के लिए मेहंदी की रस्म के लिए ड्रेस लेने के लिए जा रही हूँ, आप तब तक घर की साज सजावट कर लेना। ठीक है देवरानी जी। अरे बहू अपनी जेठानी को भी ले जा अपने साथ। अरे माँ जी को भी अभी ही बोलना था, अगर जेठानी जी को अपने साथ लेकर गई तो ये भी मेरी तरह मॉडर्न कपड़े खरीद लेंगे और फिर सालगिरह पर हम दोनों देवरानी जेठानी का पहनावा सेम होगा। नहीं माँ जी, जेठानी जी को घर पर ही रहने दीजिए, घर भी तो देखना जरूरी है। हाँ माँ जी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अब सृष्टि शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ एक ठेले पर सस्ती साड़ियाँ बिक रही होती हैं। भरो 400 की 4 साड़ियाँ, 400 की 4 साड़ियाँ भरो। क्या 400 की 4 साड़ियाँ? इतनी साड़ी में तो माँ जी की सालगिरह अच्छे से बन जाएगी। एक काम करती हूँ, माँ जी के लिए उनकी सालगिरह की साड़ी ठेले से ही ले लेती हूँ और अपने सारे कपड़े मॉल से लूंगी। अब सृष्टि सस्ती सस्ती साड़ियों के साथ बगल के ठेले से ही अपने ससुर के लिए सस्ता कुर्ता पजामा भी खरीद लेती है, वहीं सेजल घर का काम करती हुई। ये भगवान, मुझे तो मशीन पर अपनी साड़ी का ब्लाउज भी सीना था। अब सेजल घर की साफ सफाई करके मशीन पर अपना ब्लाउज सिलने लगती है। अरे सालगिरह की तैयारी करने में मैं तो भूल ही गई कि माँ जी के लिए तो कोई उपहार लिया ही नहीं। एक काम करती हूँ, माँ जी और पापा जी के लिए अपने हाथ से सिलकर कपड़े तैयार करती हूँ, उन्हें पसंद आएगा। अब अगले दिन कावेरी और श्यामलाल की मेहंदी की रस्म होती है, पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है। माँ जी पापा जी ये लीजिए, आपकी मेहंदी की ड्रेस पहन कर आ जाइए।
अब कावेरी और श्यामलाल अपनी मेहंदी की ड्रेस पहनकर मेहंदी लगवाने बैठते। धीरे धीरे घर में रिश्तेदार भी आना शुरू कर देते। कुछ देर बाद वहां सृष्टि एक डिजाइनर 1 पीस ग्रीन कलर का गाउन पहनकर आती है और वह पड़ोस की लड़कियों के साथ नाचने लगती है। और ये बिमला, ये कावेरी ने अपनी मेहंदी की रस्म में इतनी फीकी सी साड़ी क्यों पहन रखी? ऐसी साड़ी तो कोई नौकरानी भी नहीं पहनती आजकल। अरे ये भाभी अपने लिए इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस और माँ के लिए इतनी सिंपल सी साड़ी क्यों लेकर आई है? अरे सुषमा, तू ये सब छोड़। उधर देख, सास ससुर की सालगिरह में दोनों देवरानी जेठानी के पहनावे में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बहू को देखो कितनी सुंदर सी साड़ी पहन कर रखी, वहीं छोटी बहू को देखो इतने छोटे से कपड़े पहनकर नाच रही, चारों तरफ से शरीर दिख रहा है। राम राम, शर्म लिहाज तो है ही नहीं। अब इसी तरह अगले दिन कावेरी और श्यामलाल के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बुक किया जाता है, जहां कावेरी एक सिंपल सी साड़ी और श्यामलाल एक सिंपल सी कुर्ते पजामे में स्टेज पर खड़े होते हैं। स्टेज के नीचे रिश्तेदारों की भीड़ खड़ी होती है। वहीं सृष्टि ने एक स्टाइलिश 1 पीस गाउन पहना हुआ होता है। अरे ललिता, ये कावेरी और कावेरी के पति ने इतने फटीचर से कपड़े क्यों पहन रखे? आखिर आज इनकी सालगिरह है भाई। अरे अच्छे कपड़े पहनने की कहाँ से, जब सारा पैसा बहू ने अपने ही कपड़े पर खर्च कर दिया हो। देख रही हो छोटी बहू को कितना स्टाइलिश गाउन पहन कर रखी है। बड़ी बहू को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, वो तो बेचारी सिंपल पहनावे में है। अरे जब औकात ही नहीं थी इतने बड़े हॉल में सालगिरह मनाने की, तो क्यों ही बुक करा इतना बड़ा हॉल? अरे जरा इनके कपड़े तो देखो, ऐसे कपड़े तो कोई फकीर भी नहीं पहनता। तभी ये सारी बातें सुनकर कावेरी के दोनों बेटे सृष्टि से कहते हैं, कावेरी तुम इतनी बड़ी सेल्फिश निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मम्मी के सालगिरह पर उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, और तुमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पहनावे पर ध्यान दिया। हाँ भैया, और आज इन्हीं की वजह से पार्टी में आए सभी गेस्ट मम्मी पापा का मजाक बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर खड़े श्यामलाल, कावेरी लोगों की बातें सुनकर निराश खड़े होते हैं। तभी उनकी बहू सेजल आती है। माँ जी, मैं घर के कामों में आपको आपका उपहार देना तो भूल गई। मैंने आपकी सालगिरह पर आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी और पापा जी के लिए कोट पैंट सिलाए। अगर आप उन्हें पहन लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अब चेंजिंग रूम में जाकर श्यामलाल और कावेरी सेजल के दिए हुए कपड़े पहनकर स्टेज पर आते हैं। तभी ये सब कुछ प्रिंस हरीश, चंचल, सृष्टि देखकर, देखो सृष्टि, सीखो भाभी से कुछ। उन्होंने अपने पहनावे पर न ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ माँ और पापा के लिए अपने हाथों से सुंदर कपड़े सिले ताकि वो अच्छे दिख सके। आप लोग सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। सच में मैं सेल्फिश की तरह सिर्फ अपने पहनावे पर ही ध्यान दे रही थी। असली सालगिरह माँ जी पापा जी की तो जेठानी जी ने ही मनाई है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब दोनों भाई सृष्टि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग स्टेज पर आते हैं और अपनी मम्मी पापा के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश करते हैं। फिर श्यामलाल और कावेरी एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी केक को कट करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा जी। माँ जी पापा जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लीजिए मम्मी पापा जी, मैंने आप लोगों की सालगिरह पर ये गोल्ड की रिंग बनवाई थी। ये रिंग आप दोनों एक दूसरे के हाथों में पहनाइए। कावेरी और श्यामलाल एक दूसरे के हाथों में अंगूठी पहनाते हैं, जिसके बाद सभी लोग तेज तेज तालियां बजाते हैं। अब हुआ ना सही मायने में दोनों देवरानी जेठानी के सास ससुर की 40वीं सालगिरह। इसे कहते हैं असली सालगिरह मनाना।